गुड आफ्टरनून ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द जोरावर क्लासेस में। और काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मैथ्स में केवीएस पीआरटी का आप सिलेबस बताएं। तो आप लोग जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट सिलेबस है। इससे बाहर मैं उम्मीद नहीं करता कि आएगा। और अगर एक दो टॉपिक अगर आएंगे भी तो मैं आप लोग को बेसिक करा चुका हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही कराऊंगा, सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा भी कराएंगे हम लोग, ताकि कंप्लीट कवर हो जाए। अ, जितना भी हो, जो भी, अगर मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने हैं तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग वो सारे के सारे टॉपिक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से पहले टच कर पाए। तो एक बार सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर है आप लोग का मल्टीपल एंड फैक्टर्स। अब देखिए, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मीन्स जब तक एक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरा आप लोग को समझ में नहीं आ पाएगा। तीसरा फ्रैक्शन, ये भी बेसिक का ही चैप्टर है। मीन्स इसका नॉर्मली वैसे यूज़ नहीं होता, क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इसका यूज़ होगा। यूनिट कन्वर्जन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इनको किलोमीटर, डेकामीटर, किलोग्राम, हेक्टेयर, इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। अगला है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स में देखिए, कुछ भी, कैसा भी पैटर्न, वो पैटर्न रिलेटेड टू नंबर्स आ सकता है, वो पैटर्न रिलेटेड टू ज्योमेट्री आ सकता है, वो पैटर्न रिलेटेड टू आपका डाटा हैंडलिंग आ सकता है। तो ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर हो जाता है। इसी के लिए मैं बार बार आप लोगों से कहता भी हूँ क्लास में कि मैथ आप लोग को जीना है। जैसे हम लोग का एनसीएफ में भी दिया गया है मैथमेटाइजेशन, गणितीकरण। तो हमें जब बच्चों का करना है तो उससे पहले हम लोग को अपना गणितीकरण करना पड़ेगा। आसपास जितने पैटर्न दिखाई दे रहे हैं हमें देखने पड़ेंगे, कैसा आ जाए हमें भी नहीं पता। जो वैदिक मैथ फर्स्ट एंड सेकंड कराया हुआ है उसमें देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स थी, या अभी इससे पहले जो क्यूब रूट कराया था हमने, तो उसमें भी क्या है, वो पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। तो वो पैटर्न कैसा भी आ सकता है। ओके, नंबर सिस्टम हो गया। ये पूरी जो हमारी जो षट दाशमिक प्रणाली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। अब देखिए, मेन चैप्टर आपके आ जाते हैं परसेंटेज, पी एंड एल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चार चैप्टर आप लोगों के इंटर रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि अगर 20 नंबर का आपका मैथ्स है तो कम से कम ये चार चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चन तो लेकर के आएगा ही आएगा। ओके, तो इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात। अच्छा, मैंने ये हिंदी में नहीं लिखा है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। रेशियो, अनुपात समानुपात, समय एंड कार्य। इसमें जो एक व्यक्ति 10 दिन में करता है तो दो व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ये काम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब टाइम एंड वर्क के अलावा जो इसमें नहीं दिया है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, वो वाला चैप्टर भी आ जाता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। चेन रूल वाला चैप्टर इसी के अंदर आ जाता है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अलावा जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है वो भी। और ये चैप्टर भी क्या है, ये इंटर रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला है एज रिलेशन। तो एज रिलेशन इससे ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में ही आते हैं कि किसी की आयु इतनी है, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी। ओके, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। देन पार्टनरशिप है। तो भाई, दो फर्म है या दो बंदे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप करी, उनका प्रॉफिट या लॉस किस उसमें शेयर होगा, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। देन है डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग, ये डाटा के साथ खेलना। अब इसमें ग्राफ, पाई चार्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। मीन्स दो डाटा को बेसिकली इसमें कंपेयर किया जाता है। नॉर्मली ये बैंकिंग में बहुत टफ लेवल का आता है, जो पीओ के एग्जाम्स होते हैं उसमें डाटा हैंडलिंग। अब ये चैप्टर देखिए, पहले इन क्वेश्चन इन उसमें नहीं आता था, बट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। ओके, क्योंकि कंपैरिजन करने से हमें हमारी एबिलिटी का पता लगता है। देन बेसिक ज्योमेट्री हो गया। बेसिक में बेसिक ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा आपके में। जो भी कुछ आप लोगों ने 10th तक किया हुआ है, वही सारा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर चीज़ें नहीं हैं तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, एनसीईआरटी को फॉलो करें। ओके, तो बेसिक ज्योमेट्री में ही ये एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सारा इसी का पार्ट है। ओके,
देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेसिक अलजेब्रा, ये अलग से लिखा गया है, बेसिक अलजेब्रा का ही ये पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगे। ओके, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम ये एज रिलेशन माने तरीके से देखा जाए तो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम तो सारे ही है। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ओके, लास्ट है आप लोगों का बेसिक अलजेब्रा हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही ये चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी। तो अब जो हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो आज थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर वो भी हम लोग देख। तो पहला है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। अगर हिंदी में लिखें इसे तो ये होता है गुणनखंड एवं ये होता है गुणज। अब एक बार समझ लेंगे कि गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। वैसे तो अगर परिभाषा दी जाए तो कहेंगे जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो जो दोनों मूल संख्याएं होती हैं उसका गुणज कहलाती हैं। ये बस एक कहते हैं कि बुकिश लैंग्वेज है। ओके, ऐसा कुछ तो बस समझ लें। पहले ये गुणज की ही बात करते हैं कि गुणज है क्या। हमने कोई एक संख्या ले ली तो 2। अब आसान लैंग्वेज में कहें तो ऐसी सभी की सभी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएंगी, ठीक है, या 2 जिसको भाग करेगा, ओके, वो इस संख्या की गुणज कहलाएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब क्या है यहाँ पर, ये अनलिमिटेड होंगी, इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि अब संख्याएं अनंत है तो हमें क्या पता कि वो आखिरी संख्या कौन सी है जो 2 से भाग होगी, उससे आगे भी तो संख्या हो सकती है। ओके, अब जैसे अगर 10 लें तो क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40। ओके, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, गुणज हो जाएंगी। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो हम कह सकते हैं कि गुणज की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। किसी भी संख्या के गुणज की संख्या अनंत होती है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हमें देखें तो जो भी संख्या है, जिस भी संख्या का गुणज निकाल रहे हैं वो संख्या स्वयं की भी गुणज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक संख्या स्वयं की यानी अपनी गुणज है। मतलब हुआ जैसे 2 का गुणज अगर कहें तो 2, और सबसे छोटा गुणज क्या होगा, वो संख्या ही होगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है गुणनखंड। तो गुणनखंड जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो उसे दी हुई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 10 लिया था तो 10 ही लेते हैं। यहाँ पर 10 किस किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से और 10 से। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगी। ओके, तो ये 1, 2, 5 और 10 इस संख्या 10 की गुणनखंड कहलाएंगे। अब यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें गुणनखंड की तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे गुणज की संख्या क्या है, अनंत होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड की संख्या लिमिटेड होती है। गुणनखंड की संख्या लिमिटेड होती है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि ये अनंत होगी, एक फिक्स नंबर्स होते हैं गुणनखंड की संख्या का। ओके, और जैसे यहाँ पर है प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है, तो प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड भी होती है, बट गुणज में सबसे छोटी होती है और गुणनखंड में वो सबसे बड़ी होती है। ये चीज़ें अगर प्रॉपर्टी समझेंगे तो आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें आपको बहुत मदद करेगी। फिर से देख लें, जो गुणज होती है वो संख्या
सबसे छोटा गुणज वो संख्या खुद होती है, और अगर गुणनखंड की बात करें तो सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद की होती है। मीन्स अगर 10 है तो 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? वो संख्या या 10 ही है। और अगर 10 के गुणज की बात करें तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा? 10 होगा। इससे छोटा गुणज अवेलेबल नहीं है और इससे बड़ा गुणनखंड अवेलेबल नहीं है। अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सी। एक क्वेश्चन आएगा कि गुणनखंड की संख्या बताएं। ये देखिए सीटेट में भी बहुत बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे नॉर्मली पूछ लेगा कि 14 के गुणनखंड की संख्या बताएं, तो ये बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 7 14। ओके, तो 1 2 7 14 ये क्या हो गया? गुणनखंड की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई? 4 आ गई। तो हमने ये बड़ी आसानी से निकाल लिया। क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा कि गुणनखंड की संख्या बताएं, और कह देगा 50 के गुणनखंड की संख्या बताएं, 100 के गुणनखंड की संख्या बताएं, तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। पर हम तब क्या करेंगे जब ये संख्याएं बड़ी हों, क्योंकि अब ये केवीएस का पेपर है, ये आपका सीटेट का नहीं है। सिलेबस दिया है, सिलेबस में दे रखा है, आ भी सकता है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से कि 200 के गुणनखंड की संख्या, ये क्वेश्चन मैंने लिख देता हूँ। 200 के गुणनखंड की संख्या क्या है? अब देखिए, पेपर पेन ले लेंगे मेरे साथ, अभी ले लेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। एक अगर आता है 1 नंबर में आएगा, और 1 नंबर का टॉपिक आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसको करने के लिए 200 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ओके, एक तो तरीका है, अब जैसे ये है, ये इस तरीके से निकालें, पर हम ये कहाँ तक निकाल पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए देख लेंगे, पहले इसके हम फैक्टर्स करेंगे। 100 50, ये हो गया 25, अब ये 5 से 2 बारी में चला गया। राइट, अब देखिए आप इसको लिख लेंगे। ये क्या हुआ? 2 3 बार है तो हम इसे 200 इक्वल्स लिख लेंगे। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। ओके, अब इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपके सामने दिया गया हो, ये जो पावर आया है, जो यहाँ पर पावर आया है, यहाँ पर पावर कितनी आई? 3 आई। तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। और यहाँ पर पावर कितनी आई? 2 आई। तो इसमें भी आप 1 ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा ट्रिक है। ओके, अब ये कितना हो गया? 4, और ये कितने हो गए? 3। 4 तिया 12। जैसे यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी? 4 आई थी। वैसे ही 200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए एक मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 200 का ही है तो 200 का लिया। सबसे पहले 1 बिल्कुल सबसे छोटी संख्या है। 2 हो गया, फिर 3 से जाएगा नहीं। 4 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहने को एक ये टॉपिक है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर बेसिक ही बेसिक कराए जा रहे हैं। तो जो अगर आप लोगों ने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं किया होता तो ये कैसे कर पाते आप लोग? अब यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी यूज होगा। हमें 7 से जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 के बाद 6, क्योंकि 3 से नहीं गया तो 6 से नहीं जाएगा। 5 के बाद आ गया 8, आ गया 10, आ गया 10 के बाद 20 से चला जाएगा, 25 से चला जाएगा, 40 से चला जाएगा, 50 से, 100 से, और 200 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा कोई रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से रहा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? यहाँ पर भी 12 आ गए, और हमने जो इस ट्रिक की मदद से निकाला था उसमें भी क्या आया था? हमारा 12 ही आया था। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। दूसरा थोड़ा सा लग चलिए 210 ले लेते हैं। ठीक है, पहला काम क्या करना है? हमें इसके फैक्टर करने हैं। 2 से गया ये 105 आ गया। देन 5 और 1 6, 3 से चला जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। देन 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर क्या आया? सबका आप देख सकते हैं 2
इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1 आ गया, राइट। तो अब हमने क्या करना था कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हों और उसके जितने भी पावर्स होंगे, आप उसके पावर में 1 ऐड करते जाएंगे और उसी की गुणा करते जाएंगे। ओके, यहाँ पर भी आ गया और ये यहाँ पर भी आ गया। अब ये कितना हो गया, 2 2 2 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ओके, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। आप इसी तरीके से और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ। 210, अब सबसे पहला क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 से हो रहा है 10 नहीं जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, ये 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी चला जाएगा, 6 से पहले ये 5 से भी चला जाएगा, 1 2 3 5 6, फिर 7 से जा रहा है। ओके, देन 7 के बाद क्योंकि लास्ट में 0 है तो 10 से भी गया, फिर 10 के बाद 2 3 6, ओके, 10 के बाद 7 से गया, 2 से गया है, 14 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, 21, ओके, 21 के बाद 30, 35 से भी चला जाएगा, 42, 70, 105 और ये लास्ट 105, हाँ 210 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग, इसके अलावा कोई सा रहा तो नहीं है। अगर रह गया हो, देखिए गलती हो सकती है, अगर रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो कि हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर था। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब जो छोटा सा हमने किया था वो 50 का भी करके देख लेते हैं एक बार। ओके, 50 का जिसके हमें पता है, 2 25, 5 पंजे 25, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो अब ये बार बार आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो टोटल 2 की गुना 3 के साथ करी, क्या आ गया, 6 आ गया, तो रिक्वायर्ड आंसर 6 हो जाएगा। 50 का भी एक बार चेक कर लेते हैं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, 25 से जाएगा और 50 से जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये था गुणनखंड। एक जो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, और ज़्यादा इससे फैक्टर्स एंड मल्टीपल से या गुणनखंड और गुणज से क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। फिर भी मैं देख लूँगा, अगर कोई क्वेश्चन बना तो मैं अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस कर लें आप लोग, और अगर क्वेश्चन आप लोग की प्रॉब्लम में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें।